नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सोशल नोट चैनल पर। मित्रों, किन्हीं वजह से आज थोड़ा सा त्यौहार है, इस वजह से काफ़ी आवाज़ हो रही है, तो इसलिए ये वीडियो बनाना पड़ा, अन्यथा जो है मैं लाइव आ जाता। ठीक है, तो आज शायद डिस्टरबेंस रहेगा, हो सकता है कल भी थोड़ा सा आवाज़ वगैरह हो तो, लेकिन टेस्ट ज़रूर होगा। टेस्ट की टाइमिंग जो है आपको नोटिफिकेशन रात में या मॉर्निंग में मिल जाएगी। ठीक है, तो आप लोग टेस्ट के लिए ज़रूर तैयार रहिएगा सभी लोग। टेस्ट कल 100% होगा। ठीक, और कोशिश होगी कि पॉलिटिकल साइंस के टेस्ट के साथ ही साथ आपका हिस्ट्री का भी टेस्ट रखें। ठीक है ना, हिस्ट्री जो टीजीटी पीजीटी दे रहे हों वो लोग भी टेस्ट ज्वाइन कर सकें हिस्ट्री वाले। बाकी पॉलिटिकल साइंस का टेस्ट, आपका सिविक्स का जो टेस्ट है वो आपका होगा ही होगा। और टाइमिंग जो है लगभग वही 2 बजे दोपहर में होगी लगभग। ठीक है ना, 2 बजे दोपहर में टाइमिंग होगी आपके टेस्ट की, तो आप लोग ज्वाइन ज़रूर करिएगा। एक बार फटाफट सभी लोग लाइव आ जाएं तो मैं जो है स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, जल्दी जल्दी जुड़ जाएं सभी, और ये सेट पूरा देखिएगा। आप चूँकि मैं लाइव नहीं रहूँगा तो इस वजह से प्रीमियर होगा ये। ठीक है, लेकिन आप लोग ये सेट पूरा देखिएगा और इसको लगाइएगा, है ना। मैं पूरा का पूरा आपको टाइम दूंगा और इसमें देखिए आप इसको, और जो लोग बाद में जुड़े वो लोग फिर इसे रिवाइज़ करके ज़रूर देख लेंगे। ठीक है, बाकी कल का टेस्ट आप सभी को ज्वाइन करना है। और अभी टेस्ट पेपर मैंने टाइप नहीं किया है, लेकिन अभी टाइप करने बस जा रहा हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, इस वजह से भी आज और लाइव भी नहीं आ पा रहा हूँ, क्योंकि टाइप करने में बहुत टाइम जाता है, तो थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा टाइपिंग में, क्योंकि 30-40 क्वेश्चन बनाना फिर उसको टाइप करना काफ़ी टाइम हो जाता है ना। और मेरे पास संसाधन भी नहीं है इतने कि मैं टाइप कर पाऊँ, तो वो चीज़ भी अभी लेनी है धीरे धीरे, तो देखते हैं जैसा भी होगा। बाकी लेकिन कल टेस्ट ज़रूर से ज़रूर होगा आपका दोपहर 2 बजे तक लगभग जो है, मतलब टाइमिंग एक मैं अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ कि दोपहर 2 बजे। हो सकता है आग पहले भी हो जाए या बाद में हो जाए, लेकिन नोटिफिकेशन आपको मॉर्निंग में ज़रूर मिल जाएगी। ठीक है ना, मॉर्निंग में आप लोग परेशान ना हो, मॉर्निंग में नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। हो सकता है रात में ही मैं अपलोड कर दूँ, बट कोशिश होगी कि मॉर्निंग में आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो धीरे धीरे सभी लोग जुड़ गए होंगे, तो स्टार्ट किया जाएगा। आज का क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं, देखिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, सरकार का सबसे प्राचीन प्रकार क्या था। क्वेश्चन है आपके सामने कि सरकार का सबसे प्राचीन प्रकार क्या था। वर्गतंत्र, कुलीन तंत्र, राजतंत्र या प्रजातंत्र। सभी लोग उत्तर बताने का प्रयास कीजिएगा। सभी लोग जो है उत्तर देंगे। सबसे प्राचीन प्रकार की सरकार को पूछ रहा है, सबसे प्राचीन सरकार। तो सबसे प्राचीन में सरकार कैसी होती थी, मतलब कि शासन की जो क्रिया होती थी वो किस प्रकार से होती थी, है ना, ये पूछा जा रहा है। तो आप लोग उत्तर बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग फटाफट। चलिए, सभी लोग का आंसर आ रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल सही बता रहे हैं सभी लोग, ये राजतंत्र। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। तो राजतंत्र प्रकार का मतलब राजा वगैरह जो रहते थे उस टाइप का जो है शासन प्रशासन आपका चलता था। ठीक है ना। और आधुनिक काल में कैसा है, अगर पूछा जाए कि आधुनिक काल में किस तरीके का शासन है, तो इन्हीं में से क्या बताएंगे आप। आधुनिक समय का अगर प्रशासन पूछा जाए तो किस तरीके का शासन होता है आधुनिक काल में। बिल्कुल सही, तो आधुनिक समय में जो है प्रजातंत्र या लोकतंत्र की बात होती है ना। ठीक है ना, डेमोक्रेसी जिसको आप कहते हैं, डेमोक्रेसी। ठीक, तो इस तरीके से पूछ रहा है कि सरकार का सबसे प्राचीन प्रकार क्या था, तो यहाँ पर राजतंत्र हो जाएगा। पूछे कि जो है सरकार का जो है आधुनिक प्रकार क्या है, तो वो आपका प्रजातंत्र हो जाएगा। ठीक है ना, प्रजातंत्र, लोकतंत्र या डेमोक्रेसी। ठीक, तो ये क्वेश्चन आप लोग टीजीटी में आ सकता है, देखिएगा। 50वां क्वेश्चन है, आधुनिक अर्थ में संविधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस शताब्दी में हुआ था। संविधान शब्द का प्रयोग पूछ रहा है, सबसे पहले किस शताब्दी में हुआ था। 17वीं, 19वीं, 18वीं या 20वीं। आंसर देने का प्रयास कीजिएगा सभी लोग। सभी लोग आंसर देने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50वां। चलिए, बहुत ही बढ़िया आंसर आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो आधुनिक अर्थ में जो है सबसे पहले पूछ रहा है, तो आधुनिक अर्थ में कब माना जाता है ये आपका, बिल्कुल सही बता रहे हैं, 18वीं शताब्दी में, है ना। 18वीं शताब्दी में जो है इसको सर्वप्रथम प्रयोग माना जाता है। कहाँ पर माना जाता है, तो अमेरिका,
यानी कि यूएसए का संविधान में, ठीक है ना। सबसे पहले लिखित संविधान का प्रावधान यहीं पर आया है ना, लिखित संविधान। और कब आया? तो 1787 में, ठीक है। याद रखिएगा कि पूछ रहा है कि आधुनिक अर्थ में संविधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस शताब्दी में हुआ था, तो वो 18वीं शताब्दी हुआ था, अप्रॉक्सीमेट 1787, मतलब कि 18वीं शताब्दी में 1787 में। कहाँ पर? तो अमेरिका, यूएसए में। कैसा संविधान था यहाँ का? लिखित संविधान, जो कि मतलब किसी भी देश में सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका का ही है। ये भी क्वेश्चन पूछता है, तो आप लोग यहाँ से ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। ये सब टीजीटी में बहुत ही अधिकता से प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। अगला देखिएगा 51, 51वां प्रश्न है, अलिखित संविधान किसकी कृति है? अलिखित संविधान पूछ रहा है, जनता की, राजा की, संसद की, रीतियों तथा पद्धतियों की। कह रहा है अलिखित संविधान किसकी कृति है, मतलब किसके द्वारा जो है इसको चलाया जाता है, या किसके द्वारा जो है ये चीज़ें होती हैं, बताइएगा। अलिखित संविधान की बात कर रहे हैं ना, बहुत ही बढ़िया। हाँ बिल्कुल सही, अलिखित संविधान की बात, ठीक। चलिए बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही है कि रीतियों तथा पद्धतियों के, रीतियों तथा पद्धतियों या प्रथाओं, ठीक है ना, इनके माध्यम से जो है अलिखित संविधान को संचालन किया जाता था, या इनके द्वारा ही ये चीज़ें होती थी। अलिखित संविधान कहाँ पाया जाता है, मतलब किस चीज़ से? तो रीतियों, पद्धतियों या प्रथाओं के द्वारा, ठीक है ना। अगर इनसे अलिखित संविधान से पूछा जाए तो अलिखित संविधान में मिल जो है, मिल कहते हैं, मिल इसको बोलते हैं कि संविधान के अलिखित सिद्धांत का नाम देते हैं। ये संविधान का अलिखित संविधान, अलिखित संविधान, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि संविधान का अलिखित संविधान सिद्धांत से कौन संबंधित है, सिद्धांत लिख लीजिएगा आगे, सिद्धांत से कौन संबंधित है, तो आप मिल लगाइएगा, ठीक है। और जो ए.वी. डायसी हैं, ए.वी. डायसी, इनका नाम भी इसी से जोड़ा जाता है, ठीक। तो दो नाम याद रखिएगा, कभी पूछ लेता है कि संविधान के अलिखित संविधान से कौन लोग जो है, इसके सिद्धांत से कौन लोग संबंध हैं, तो मिल एक आप हो गए आपके, दूसरे डायसी, इनका नाम याद रखिएगा। अच्छा प्रश्न है, तो इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है। अगला देखेंगे इसी प्रकार से 52वां प्रश्न है, निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन है? पूछ रहा है एकात्मक शासन है, बताइएगा। भारत में, यूके, यूएसएसआर, यूएसए, ठीक है ना, यूएसएसआर या यूएसए, दो बड़ी महाशक्तियाँ जो थी अपने समय में, ठीक है। तो एकात्मक शासन कहाँ पर है, जल्दी से बताने का प्रयास करिएगा सभी लोग। बहुत ही अच्छा। बिल्कुल सही आ रहा है आपका उत्तर, यूके, यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी, यूनाइटेड किंगडम, या इसको आप ब्रिटेन भी कहते हैं ना, ब्रिटेन, ठीक, या इंग्लैंड भी कहते हैं। तो यूके में जो है एकात्मक शासन है। देखिएगा एक बार जो है एकात्मक शासन कहाँ कहाँ पर आता है आपका, एकात्मक शासन, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जो है ज़रूर बनता है। एकात्मक शासन आपका एक तो ब्रिटेन हो गया, ठीक है ना, ऑप्शन बी जिसका जिसका बताया है सबका सही है, ब्रिटेन हो गया, दूसरा कहाँ पर हो जाता है, फ्रांस में हो जाता है, तीसरा चीन में, ठीक। इसके बाद आपका अगर पूछा जाए यहीं पर कि संघात्मक शासन व्यवस्था कहाँ कहाँ पर है, तो संघात्मक शासन कहाँ कहाँ पर हो जाएगा, संघात्मक शासन, इसको भी नोट डाउन करिएगा सभी लोग। संघात्मक शासन आपका हो जाएगा भारत, अमेरिका यानी कि यूएसए, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, ठीक है, नाइजीरिया, स्विट्ज़रलैंड में भी, ठीक है। तो एक तरीके से जो है यहाँ पर संघात्मक शासन है, तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा। बाकी इसमें देखिए एकात्मक शासन यूके में, यूएसए में आपका, और भारत में क्या है, जो है आपका संघात्मक शासन है ना, ठीक है। समझ में आ रहा होगा ये चीज़, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा सभी लोग। चलिए अगला प्रश्न बताइएगा, संघीय व्यवस्था के निर्माण के लिए आवश्यक शर्तों में कौन सी शर्त नीचे गलत अंकित की गई है? गलत पूछ रहा है, संघीय व्यवस्था के निर्माण के लिए, ठीक है,
किस चीज़ के? संघीय व्यवस्था। अच्छा प्रश्न है, पीजीटी के स्तर का प्रश्न है और इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, बताएंगे कि राजनीतिक प्रेरणा से युक्त नागरिकता, आर्थिक साधनों की असमानता, भाषा तथा संस्कृति का समुदाय, एकता और स्वायत्तता की इच्छा गलत अंकित है संघीय व्यवस्था के निर्माण में। मतलब संघीय व्यवस्था के निर्माण में जो चीज़ यहाँ पर गलत है उसको बताना है, बताइएगा। चलिए आंसर आना शुरू हो गया आपका। बहुत ही अच्छा, संघीय व्यवस्था में, बिल्कुल सही। ठीक है, बहुत ही अच्छा। चलिए, तो यहाँ बिल्कुल सही है। उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन बी, आर्थिक साधनों की जो असमानता दिया है। ठीक है ना, असमानता शब्द यहाँ पर गलत है। किसी तरीके से ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। गलत पूछ रहा है तो क्या गलत है? आर्थिक साधनों की असमानता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक संघीय व्यवस्था में एक तरीके से कहें तो इसकी जो आवश्यक शर्तें होती हैं अगर देखा जाए, जैसे तो यहाँ पर होता है हितों की साझेदारी होती है, हितों की साझेदारी होती है। ठीक है ना, इसकी शर्तें जो होती हैं साझेदारी, या इसके जो उद्देश्य होते हैं या इसकी विशेषताएं होती हैं, क्या क्या होती है कि हितों की साझेदारी मानी जाती है। लेकिन यहाँ आर्थिक साधनों की असमानता की बात कर रहा है तो इसलिए ऑप्शन बी मतलब गलत होगा। लेकिन इसके लिए गलत पूछ रहा है तो बी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, राजनीतिक प्रेरणा से युक्त नागरिकता बिल्कुल सही बात है, ये संघीय व्यवस्था के लिए आवश्यक तत्व है। भाषा और संस्कृति का समुदाय ये भी आवश्यक तत्व है। एकता और स्वायत्तता की इच्छा। ठीक, अब ये क्वेश्चन सेम इट इज़ नहीं पूछेगा लेकिन पूछ सकता है, तो इसलिए संघीय निर्माण के संघीय व्यवस्था के निर्माण के लिए आवश्यक शर्त या आवश्यक तत्वों को ज़रूर से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बन जाता है कि क्या पढ़ना है आपको कि संघीय व्यवस्था के आवश्यक तत्व, आवश्यक तत्व। तो अब यहाँ से ये आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, तो भविष्य के लिए अगर यहाँ से प्रश्न बनता है तो आप उसको हल कर लेंगे। ठीक है, तो इसलिए ज़रूर से ज़रूर इसको हल करें। ठीक है, आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, संसदीय प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। संसदीय प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति बहुत बार पूछता है आपके लिए, किटकैट टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको ज़रूर से ज़रूर आप इस्तेमाल करें। सिविल सर्वेंट्स, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद या संसद, वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है पूछ रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा और हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, फेवरेट क्वेश्चन है आयोग का ये। बताइएगा कि वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होगी। फटाफट दीजिएगा आंसर। चलिए, संसदीय प्रणाली में। ठीक है, एक चीज़ बताते चलिए, जैसे संसदीय बताता रहता हूँ, संसदीय प्रणाली में, संसदीय प्रणाली में, ठीक है, आपके जो कार्यपालिका होती है, दो प्रकार की कार्यपालिका हो जाती है एक तरीके से मान लीजिएगा। एक नाम मात्र की, नाम मात्र और कार्यपालिका शक्ति हो जाएगा, और एक जो है वास्तविक, वास्तविक कार्यपालिका शक्ति। ठीक है ना, तो यहाँ पर वास्तविक पूछ रहा है, तो वास्तविक आप लोग बिल्कुल सही बता रहे हैं। वास्तविक क्या हो जाएगा यहाँ पर? मंत्रिमंडल में। ठीक, यानी कि कैबिनेट में। वास्तविक कार्यपालिका कैबिनेट में होती है। ठीक है ना, कैबिनेट में यानी कि मंत्रिमंडल। अब यहाँ से देखिए दो क्वेश्चन बन रहा है, इंपॉर्टेंट है इसीलिए। ठीक है ना, अब नाम मात्र की कार्यपालिका किस में होती है? फटाफट आंसर करिएगा। नाम मात्र की, बिल्कुल सही। ठीक है ना, राष्ट्रपति में, प्रेसिडेंट है ना, प्रेसिडेंट। ठीक, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। चलिए, बहुत ही अच्छा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। आगे देखा जाएगा अगला क्वेश्चन, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली पूछ रहा है कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में वास्तविक सत्ता कार्यपालिका निहित होती है किसमें? नौकरशाही में, राष्ट्रपति में, प्रतिनिधि सभा और सीनेट में। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, ऊपर क्या पूछा था? संसदात्मक में, और यहाँ पर अध्यक्षात्मक पूछ रहा है। तो बताइए फटाफट आंसर। बिल्कुल सही आंसर आना शुरू हो गया आप लोगों का, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही उत्तर बता रहे हैं सभी लोग। ठीक है, सभी लोग के आंसर आने चाहिए, बिल्कुल सही। ठीक है ना, तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में जो सर्वे सर्वा रहता है वो राष्ट्रपति होता है ना।
तो यहाँ वास्तविक सत्ता जो है किसमें निहित होती है, तो वो राष्ट्रपति में होती है। ये क्वेश्चन हम लोगों ने कई बार किया है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। जबकि संसदात्मक में वास्तविक सत्ता किसमें होती है, तो वो जो आपकी है मंत्रिमंडल या कह दें तो इसको कैबिनेट में वास्तविक। और अगर पूछ ले कि नाम मात्र की, तो वो प्रेसिडेंट में होती है। ठीक, मंत्रिमंडल या प्राइम मिनिस्टर भी इसको कह सकते हैं एक तरीके से, मंत्रिमंडल का हेड ही होता है वो। ठीक है, इस तरीके से समझने की कोशिश करिएगा। चीज़ों को तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो आपको समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर राष्ट्रपति हो जाएगा। ठीक, सभी को समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वास्तविक कार्यपालिका तथा नाम मात्र की कार्यपालिका के बीच भेद किस प्रकार के शासन व्यवस्था में पाया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। बताइएगा, वास्तविक कार्यपालिका तथा नाम मात्र की कार्यपालिका के बीच भेद किस प्रकार की शासन व्यवस्था में पाया जाता है। संसदात्मक में, अध्यक्षात्मक में, दोनों में या किसी में नहीं। बताइएगा, अभी जस्ट हम लोगों ने क्वेश्चन किया है। ठीक है, ये सब ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं। बहुत ही अच्छा, बिल्कुल सही, बहुत ही अच्छा। ठीक है, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग कि संसदात्मक में, जो संसदात्मक व्यवस्था होती है पार्लियामेंट्री, ठीक है ना, पार्लियामेंट्री जो व्यवस्था होती है, वहाँ पर आपका वास्तविक कार्यपालिका तथा नाम मात्र की कार्यपालिका के बीच भेद होता है। ठीक है ना, वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, और नाम मात्र की कार्यपालिका के कौन हेड होते हैं, तो वो प्रेसिडेंट होते हैं। लेकिन अगर इसी में पूछा जाए कि वास्तविक कार्यपालिका और नाम मात्र की कार्यपालिका के बीच भेद नहीं पाया जाता है किस शासन में, तब क्या उत्तर बताएंगे आप, फटाफट आंसर कीजिएगा। ये सब क्वेश्चन देखिए पूछता रहता है ना। जब ऐसा पूछेगा कि भेद नहीं पाया जाता है, तब कहाँ पर आएंगे, तब ये अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली आ जाएगी, है ना, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। जैसे कि अमेरिका में, ठीक, जैसा कि अमेरिका में, वहाँ पर जो है वास्तविक कार्यपालिका और नाम मात्र की कार्यपालिका के बीच किसी प्रकार का भेद नहीं होता है। वहाँ पर जो है हेड कौन होता है, प्रेसिडेंट ही होता है ना। और यहाँ संसदात्मक व्यवस्था कहाँ पाई जाती है, जैसे भारत में। ठीक, भारत सबसे अच्छा उदाहरण, इसके बाद अमेरिका यहाँ पर अध्यक्षात्मक का सबसे अच्छा उदाहरण। ठीक है, तो थोड़ा सा ये सब क्वेश्चन आप लोग ध्यान से लगाइएगा, इम्पॉर्टेंट है। ठीक, चलिए आगे देखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिमंडलीय शासन में मंत्रिमंडल में फेरबदल करने का अधिकार किस में केंद्रित होता है। मंत्रिमंडल में फेरबदल करने का अधिकार किस में होता है, जनता, संसद, प्रधानमंत्री या राज्याध्यक्ष को। बताएं, 57 का आंसर दीजिएगा। बहुत ही अच्छा, बिल्कुल सही, आप लोग का आंसर आ रहा है। ठीक है ना, बिल्कुल सही है उत्तर, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर आपका प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे। पीएम जो है, पीएम ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष भी होता है, ठीक है ना, और वही जो है इसमें फेरबदल करने के अधिकारी भी होते हैं। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे, ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। ये सब क्वेश्चन हमेशा पूछता है, इसलिए याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि मंत्रिमंडल को ब्रिटेन में कानूनी मान्यता कब प्राप्त हुई। कहाँ पूछ रहा है, ब्रिटेन में, 1945 में, 1914 में, 1957 या 1937 में। बताइएगा, फटाफट आंसर दीजिएगा। बिल्कुल सही आंसर दीजिएगा फटाफट। बहुत ही अच्छा, 1937। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग कि मंत्रिमंडल को ब्रिटेन में कानूनी मान्यता कब प्राप्त होती है, 1937 में। और इसको क्या बोलते हैं, मिनिस्टर्स ऑफ, इस एक्ट को बोलते हैं मिनिस्टर्स ऑफ द क्राउन एक्ट 1937। ठीक है ना, इस एक्ट को क्या बोला जाता है, मिनिस्टर्स ऑफ द क्राउन एक्ट 1937 के माध्यम से। ठीक है, बिल्कुल इसको अच्छा से नोट डाउन करिएगा, ये फैक्ट जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि निम्न में से लौह पुरुष कहा जाता है किसको। लौह पुरुष किसको कहते हैं, जिन्ना को, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या सरदार वल्लभ भाई पटेल। बिल्कुल सरल सा आंसर है, आप लोग जो है फटाफट आंसर दीजिएगा। बहुत ही अच्छा,
बिल्कुल सही, ठीक है ना। तो यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है इनको आयरन मैन या लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, ठीक है, बिल्कुल सही, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। चलिए बिल्कुल सही आंसर है डी, सभी का ठीक है। अगला बताएंगे, 1932 का पूना पैक्ट किसके हितों के संवर्धन करता है? 1932 का पूना पैक्ट बताइएगा, मुस्लिम, हिंदू, पिछड़े वर्ग या उक्त सभी का, किसके हितों के संवर्धन की बात करता था 1932 का जो पूना पैक्ट हुआ था, बताइएगा, फटाफट आंसर दीजिएगा। ये भी अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सही, ठीक है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि पिछड़े वर्ग आप कहेंगे, ठीक, पिछड़े वर्गों के लिए। तो इसमें शामिल कौन थे, इसमें कौन कौन लोग शामिल थे जिनके प्रयासों से ये चीज़ें हुई? तो सबसे पहला नाम अगर लेंगे तो आप भीमराव, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम लेंगे आप। इसके बाद जो है आप मदन मोहन मालवीय इसमें शामिल थे, मदन मोहन मालवीय, और साथ ही साथ आपके MC रजा, ठीक, और थे आपके राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक। तो इतने लोग जो है, और एक नाम है C राजगोपालाचारी, C राजगोपालाचारी। तो इतने लोगों का जो है संयुक्त प्रयास था, ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि 26 सितंबर को 1932 को पूना पैक्ट होता है, जिसमें क्या होता है कि दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है ना। इस तरीके से जो यहाँ पर पूना पैक्ट होता है, ये सारी व्यवस्था की जाती है। तो यहाँ ये पिछड़े वर्गों से संबंधित है, ठीक, इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी का उत्तर सही आ रहा है, ठीक है ना। चलिए अगला देखेंगे, कम्युनल अवार्ड, बहुत ही अच्छा। कम्युनल अवार्ड का उद्देश्य क्या था, सांप्रदायिक भावनाओं को बढ़ाना या सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाना, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना या कोई नहीं, भावनाओं, सद्भावना या एकता को मजबूत करना या कोई नहीं, बताइएगा, आंसर दीजिएगा। 61 का आंसर देंगे सभी। बहुत ही अच्छा, बिल्कुल ठीक है ना। तो इसमें क्या था, जो ब्रिटिश सरकार थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो क्या है कि फूट डालो राज करो की नीति अपना रही थी उस समय, है ना, फूट डालो और राज करो, फूट डालो और राज करो, इसकी नीति अपना रही थी। उसी के चलते उन्होंने सांप्रदायिक भावनाओं को बढ़ाने के लिए कम्युनल अवार्ड, ठीक है ना, ठीक है, सामुदायिक पुरस्कार या कम्युनल अवार्ड को देना शुरू किया, ठीक है। तो यहाँ पर ये सांप्रदायिक भावनाओं को बढ़ावा देना था, हिंदू मुस्लिम में जो है राइट्स कराने के लिए जो है, ताकि ये लोग आपस में सभी लोग लड़े, जितने हित के लोग हैं, मुस्लिम हो गए, सिख, दलित, पिछड़े वर्ग हो गए, भारत, ईसाई, जितने भी लोग थे, सभी के लिए जो है इस तरीके की चीज़ें करने लगे, ताकि जो है इनको जो है शासन प्रशासन और आगे बढ़ सके, ठीक है। इसलिए जो है यहाँ पर सांप्रदायिक भावनाओं को बढ़ावा देने के लिए, तो यहाँ पर ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। अगला देखा जाएगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक INA का मुकदमा लाल किला में कब शुरू हुआ? INA का मुकदमा बताइएगा। 1942, 1945, 1943, 1941, बताइएगा। INA का मतलब आज़ाद हिंद फौज है, ठीक है ना, यहाँ आप लोग कंफ्यूज ना हो, आज़ाद हिंद फौज, इसका मुकदमा लाल किले में चलाया गया था, ठीक है। बहुत ही अच्छा, ठीक है, बिल्कुल सही, 1945 में, ठीक, 1945 में। और इसमें कौन लोग थे इससे संबंधित? तो इससे संबंधित लोग थे, अगर कहा जाए तो देखिएगा,
आज़ाद हिंद फौज के लिए जो चीफ ऑफ स्टाफ थे, जो चीफ ऑफ स्टाफ थे, उनका क्या नाम था? तो वो थे कर्नल शाहनवाज, कर्नल शाहनवाज, ठीक। और आपके कैप्टन ढिल्लो, कैप्टन ढिल्लो, ठीक। और लेफ्टिनेंट सहगल, ठीक है। ये लोग शामिल थे मुख्य रूप से। इन पर जो है मुकदमा चलाया गया और सजाएं दी गई थी, ठीक है। तो 1945 में हो जाएगा कि लाल किले में इनके जो है खिलाफ जो है मुकदमा चला हुआ था। अगला बताएंगे 63वां प्रश्न है, निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। लॉर्ड वेवल, A.V. अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस या सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइएगा। बहुत ही अच्छा, ठीक है। कब आता है ये? तो 24 मार्च को, ठीक है ना, भारत जो है पहुंचता है ये 1946 को, ये इंडिया में आता है, ठीक। कैबिनेट मिशन जो है 24 मार्च 1946 को भारत में आता है, ठीक है। और इसके कौन कौन लोग शामिल थे? जिसमें आपके पैथिक लॉरेंस, ठीक है, A.V. अलेक्जेंडर, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ये सभी शामिल थे। लेकिन यहाँ पर लॉर्ड बेवल जो है इसमें शामिल नहीं थे, इसलिए उत्तर ए ठीक हो जाएगा। समझ रहे हैं? चलिए, बहुत ही अच्छा, वेरी गुड, ठीक। और भी फैक्ट्स हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा, काफ़ी फैक्ट्स हैं, अभी बताने लगे बहुत टाइम लगता है। अगला देखेंगे 64वां आंसर है, क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? फटाक से बताएंगे। 1888, 1886, 1887, 1885। 64वें का आंसर दीजिएगा। बहुत ही बढ़िया आंसर, बिल्कुल सही। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है ना, बिल्कुल सही। तो ये 1885 कब? 28 दिसंबर, इसको नोट डाउन कर लेंगे। 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है स्थापना हुई थी, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। चलिए अगला देखिएगा, ऑल इंडिया खिलाफ कांग्रेस का अध्यक्ष, ऑल इंडिया खिलाफ कांग्रेस का अध्यक्ष 1919 में किससे चुना गया? पटेल, नेहरू, जिन्ना, महात्मा गांधी। ये सब देखिए जीआईसी वगैरह में क्वेश्चन अधिकता से पूछता है, जीआईसी वगैरह में, क्योंकि वहाँ पर जो भारतीय राष्ट्रीय जो व्यवस्था है वहाँ से काफ़ी कुछ पूछता है, ठीक है ना। भारतीय स्वतंत्रता जो आंदोलन है वहाँ से बहुत पूछता है, ये सब चीज़ें बताएंगे। ऑल इंडिया खिलाफ कॉन्फ्रेंस 1919 में किसे चुना गया था? ठीक है, तो यहाँ पर ऑल इंडिया खिलाफत कांग्रेस का अध्यक्ष जो है 1919 में महात्मा गांधी को चुना गया था। ऑप्शन डी फैक्ट है, इसको याद रखिएगा, ठीक। ये जीआईसी वगैरह में क्वेश्चन काफ़ी अधिकता से इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन काकोरी कांड से संबंधित था? काकोरी कांड से कौन संबंधित था बताइएगा। गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, राम प्रसाद बिस्मिल, अरविंद घोष। आंसर देने का प्रयास कीजिएगा सभी लोग। 66 क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा, ठीक है। तो काकोरी के स्थान पर जो है जाने के लिए जा रही थी गाड़ी जो है उसको लूट लिया गया था, ठीक है ना। और उनको फांसी की सज़ा मिली थी। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है इसमें, राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है। राम प्रसाद बिस्मिल जो है काकोरी कांड से संबंधित थे और इनको जो है फांसी की सज़ा भी दी गई थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। चलिए, और ये घटना कब की रहेगी? ये घटना थी आपकी सहारनपुर के पास जो है 1925 की,
ठीक, ये भी याद रखिएगा, 1925 की घटना है, ठीक है ना। अगला देखिएगा, गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले या कोई नहीं। चलिए, इसको कई बार आप लोग कर चुके हैं, तो यहाँ पर उत्तर जो है बता देता हूँ, गोपाल कृष्ण गोखले। बिल्कुल सही है, आप सभी का आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा होगा, ठीक है। 68वां प्रश्न देखेंगे अगला, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। जो स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा? गांधी जी, नेहरू जी या बाल गंगाधर तिलक या कोई नहीं। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बताइएगा। बहुत ही अच्छा, बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत ही अच्छा, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक जो है ऑप्शन यानी कि सी ठीक हो जाएगा, जिन्होंने क्या नारा दिया कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। कब? तो 1916 में। किसके द्वारा? तो तिलक के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है टीजीटी के लिए, आपके टीजीटी पीजीटी दोनों में इंपॉर्टेंट आएगा ये, ठीक। अगला बताएंगे, निम्न में से कौन नेता स्वराज दल से संबंधित नहीं है, पूछ रहा है। गांधी, विट्ठल भाई पटेल, NC केलकर या मोतीलाल नेहरू। स्वराज दल से संबंधित नहीं है, बताइएगा। बिल्कुल सही। देखिए, ये भी बिल्कुल कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है एकदम, जो है ना। तो यहाँ पर स्वराज दल से बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग, गांधी जी जो है यहाँ पर संबंधित नहीं थे, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो वहाँ से क्वेश्चन मिलते हैं आप लोगों को एग्ज़ाम में, है ना, तो यहाँ भी थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, ठीक। अगला देखा जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यों को किस एक्ट के द्वारा अलग कर दिया गया, ठीक है ना। पहले क्या था, कंपनी का जो व्यापारिक और राजनीतिक कार्य था वो सब एक ही में एग्रीगेट चल रहा था, लेकिन बाद में एक अधिनियम, एक एक्ट के द्वारा जो है उसको अलग कर दिया गया। तो कब का अधिनियम था? 1833, 1831 या 1861 या कोई नहीं। मतलब कि व्यापार जो था, मतलब कि जो ट्रेड और आपका जो शासन था, ठीक है, उसको बताइएगा। बिल्कुल सही है, 1833 का जो अधिनियम, जो 1833 का एक्ट था, उसके द्वारा व्यापारिक और जो राजनीतिक कार्य थे उनको जो है अलग कर दिया गया था। बिल्कुल सही है, ठीक। चलिए अगला बताइएगा, ये सब अच्छे हैं फैक्ट, जो है एक एक बार अगर 2-4 बार आप पढ़ भी लेंगे ना, तो इसको नोट डाउन करते जाइएगा, 1 लाइनर नोट कर लीजिएगा, तो भी आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा, ठीक है ना। अगला देखिएगा, 71 क्वेश्चन है, संविधान सभा के मूलाधिकार समिति, ठीक है, यानी मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर अंबेडकर, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू या कोई नहीं, बताइएगा। चलिए, बहुत ही अच्छा, बिल्कुल सही है। तो इसके अध्यक्ष जो थे कौन? सरदार पटेल, ठीक है, ऑप्शन ठीक है, ठीक है ना। संविधान सभा के जो मूलाधिकार की समिति थी उसके अध्यक्ष पूछ रहा है, तो सरदार पटेल थे। मूल अधिकार के लिए एक उप समिति भी बनाई गई थी, उप समिति भी बनाई गई थी। तो उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, बताइएगा। उप समिति के अध्यक्ष, ठीक है ना। मूल अधिकार की एक मेन समिति थी जिसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल, इसकी एक उप समिति भी बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे, फटाफट बताइएगा। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, ठीक है। हाँ, बिल्कुल सही आंसर, ठीक है, नोट डाउन करिएगा, JB कृपलानी, ठीक है ना, बिल्कुल सही उत्तर। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये फैक्ट भी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर उप समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी थे, और मूल अधिकार समिति के मेन मतलब समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल, ठीक। चलिए अगला बताएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम अनुच्छेद 356 के आधार पर आपातकाल किस प्रांत में लगाया गया? उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल या पेप्सू राज्य? चलिए, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही, ठीक है ना। तो यहाँ पर पेप्सू राज्य यानी कि पंजाब में, ठीक है, पंजाब में ऑप्शन डी, सबसे पहले 356 का प्रयोग किया गया।
और कब 1951 में, ठीक है, नोट डाउन करिएगा ये कब, तो 1951 में, ठीक है, पेप्सू राज जिसको पंजाब भी कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। ये सब फैक्ट है, ये सब अच्छे फैक्ट हैं, वन लाइनर फैक्ट हैं, बट याद रखने की ज़रूरत है इनको। अगला देखिएगा, भारत एक गणतंत्रात्मक राज्य है क्योंकि इसमें राज्याध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है, यह कई राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों का यूनियन है, दोनों या कोई नहीं। ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके पीजीटी एग्ज़ाम के लिए, ठीक, बताएंगे। अच्छा है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अभी यहाँ कई लोग जो है आंसर दोनों दे रहे होंगे, सी भी वाले हो सकता है हो, मैं देख नहीं रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन क्या पूछ रहा है कि गणतंत्रात्मक राज्य क्यों भारत को कहते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ जो मेन मुद्दा ये है कि यहाँ का राज्याध्यक्ष निर्वाचित होता है, ठीक, यानी कि राज्याध्यक्ष का मतलब कौन, प्रेसिडेंट की बात हो रही है ना, किसकी, प्रेसिडेंट की बात हो रही है, तो वो क्या होते हैं, उनका निर्वाचन किया जाता है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर ए ठीक हो जाएगा। समझ रहे हैं, गणतंत्रात्मक राज्य क्यों है, क्योंकि इसमें राज्याध्यक्ष यानी कि भारत में राज्याध्यक्ष यानी कि प्रेसिडेंट को निर्वाचित किया जाता है, ना कि जो है नियुक्त किया जाता है। समझ रहे हैं। अगला देखा जाएगा, अच्छा क्वेश्चन था, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी का निर्माण किस एक्ट के द्वारा हुआ था, 1935, 1919, 1909 या कोई नहीं। फटाफट बताइएगा आंसर, 74 का। बहुत ही अच्छा, बिल्कुल सही। तो 1935 का जो अधिनियम था, ऑप्शन ये बिल्कुल सही बता रहे हैं, 1935 का अधिनियम था जिसके द्वारा जो है संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको जो है नोट डाउन भी कर लीजिएगा, ये सब वन लाइनर फैक्ट में आपके बहुत काम आएंगे। अगला देखिएगा, संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष पूछ रहा है, कौन थे, BN राव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अंबेडकर या कोई नहीं। अच्छा क्वेश्चन ये भी है, ये सब TGT लायक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, TGT PGT दोनों के लिए। 75 का आंसर दीजिएगा सभी लोग, ठीक है। इसमें अध्यक्ष समेत टोटल कितने, 7 सदस्य थे, मतलब 1 + 6 टोटल है ना। चलिए, कई बार किए क्वेश्चन, यहाँ पर ऑप्शन यानी कि सी ठीक हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। इसके बारे में और भी हम लोगों ने कई बार चर्चा की हुई है, ठीक है। और इसके गठन की बात करें तो कब हुई थी, 19 अगस्त, ये नोट डाउन कर लीजिएगा, 19 अगस्त 1947 को, ठीक है। चलिए, बाकी इसमें टोटल कितने सदस्य थे, तो टोटल 2 सदस्य थे, इसमें जो है अध्यक्ष सहित 7 लोग थे, ठीक है ना। चलिए अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कब चुना गया, ठीक है ना। 2 अध्यक्ष थे जो है, सबसे पहले जो है उनको क्या कहते हैं, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। पूछ रहा है कि स्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया और कब चुना गया, मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 26 जनवरी 1947, 15 अगस्त 1947 या 11 दिसंबर 1946 या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन है आपके पास, फटाफट बताइएगा। बिल्कुल सही बता रहे हैं कि जो संविधान सभा की बैठक होती है पहली, तो उसमें 9 दिसंबर को पहली बैठक होती है, 9 दिसंबर 1948 को, ठीक है। बिल्कुल सही। एक मिनट, ये थोड़ा सा देखिएगा डेट, मुझे थोड़ा सा ये डाउट लग रहा है, ठीक है। चलिए 1 सेकंड बताइएगा, आप लोग आंसर बताइएगा। चलिए बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर जो है आपके 11 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक बता रहे हैं आप लोग कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। लेकिन अस्थायी अध्यक्ष पहले किसको चुना गया था, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सभी का ठीक है, ठीक है। चलिए अगला बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। मूल अधिकारों का वर्णन पूछ रहा है 10 से 20, 32 से 66, 14 से 35 या इनमें से कोई नहीं।
अनुच्छेद पूछ रहा है किस आर्टिकल में किया गया है, 77 का आंसर दीजिएगा। बहुत ही बढ़िया, सभी का उत्तर आ रहा है कि ऑप्शन बिल्कुल सही, 14 to 35, 14 से 35 है ना। और कहाँ पर दिया गया है मूल अधिकारों को, भाग 3, ठीक, भाग 3 में 14 से 35 तक के अनुच्छेद में इनका वर्णन किया गया है, ठीक है। चलिए अगला बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटाया गया है। ये सब क्वेश्चन जो बिल्कुल लॉलीपॉप टाइप के हैं, हमेशा पूछता है। 47वें, 40वें, 42वें या 44वें, फटाफट आंसर करिएगा। बिल्कुल सही आंसर आ रहा सभी का, तो यहाँ पर उत्तर डी ठीक हो जाएगा। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसको हटा दिया गया था। पहले ये भी आपके मूल अधिकार थे, जब ये मूल अधिकार में शामिल था तो आपके कुल 7 मूल अधिकार थे, लेकिन इसको हटाने के बाद वर्तमान में कितने हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है ना। बिल्कुल सही है। 44वें संविधान संशोधन 1979 के द्वारा 1979 के द्वारा इसको हटा दिया गया था, ठीक है ना। अब ये लीगल बना दिया गया है कानून। अगला देखिएगा, 79वां क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व किस देश से प्रभावित हैं, ठीक है ना। जो स्रोत हैं, जो भारतीय संविधान के स्रोत हैं, उसको आज सभी लोग रिवाइज कर लेंगे, ठीक है ना। उसको आज सभी लोग रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि जो है इससे क्वेश्चन ज़रूर मिलता है, एक क्वेश्चन यहाँ से मिलता ही मिलता है। दक्षिण अफ्रीका, आयरलैंड, अमेरिका या ब्रिटेन, नीति निर्देशक तत्व यानी कि DPSP की बात कर रहा है, ये कहाँ से लिया गया है। बिल्कुल सही बता रहे हैं, तो DPSP आपका आर्टिकल नंबर 36 to 51 तक दिया गया है, और भाग पूछा जाए तो भाग 4 में दिया गया है, ठीक है। और ये कहाँ से जो है लिया गया है, तो ये इसका स्रोत है आयरलैंड। बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी आयरलैंड, ठीक है ना। बिल्कुल सही, बढ़िया उत्तर सभी का, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, 80 है नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में मूल कर्तव्य किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए, 54वें, 38वें, 44वें या 42वें। संविधान में मूल कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही, ठीक है ना। तो यहाँ पर बिल्कुल ये लॉलीपॉप टाइप का है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, ठीक है ना, नया भाग बनाया गया, भाग 4 के तहत, ठीक है ना। भाग 4 के तहत जो है आपके अनुच्छेद 51 में, ठीक है ना, कि कहाँ पर अनुच्छेद 51 में जोड़ा गया। कुल 10 कर्तव्य थे पहले, ठीक है ना, लेकिन फिर 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 के द्वारा, ठीक है ना। तो वहाँ पर क्या हुआ कि एक कर्तव्य और जोड़ा गया, तो वर्तमान में 10 + 1 यानी इक्वल टू 11 कुल हो गए। अब कर्तव्य कितने हैं, कुल जो है 11 मौलिक कर्तव्य हैं हमारे, ठीक है। ये सब इम्पॉर्टेंट है कि मौलिक कर्तव्य से पूछ लेता है, और उसके साथ ही साथ अंदर क्या क्या चीज़ें हैं कि 11 चीज़ क्या क्या है, 11 कर्तव्य क्या क्या है, ये भी पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये भी आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से भी एक प्रश्न बनने की संभावना मिलती रहती है। ये सब क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्ट वाले हैं, ठीक है ना, पेटेंट हैं। अगला बताइएगा, 21वां क्वेश्चन है 81, वित्तीय आपातकाल की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की गई। वित्तीय आपातकाल की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की गई, फटाफट बताएंगे। 360, 358, 356 या 352। बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है आप लोगों का, ठीक है। ये सब क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, तो यहाँ पर उत्तर ए ठीक हो जाएगा। अनुच्छेद 360 के तहत जो है वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है, ठीक है, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए अगला देखेंगे, ये सब डिटेल में आप पढ़े हुए हैं, मैंने बताया भी कई बार। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का वर्णन है, ठीक है। 8वीं अनुसूची में अब जो है यहाँ पर अगर इसको अगर सही कर लें 1 मिनट, तो यहाँ पर मैं अब बताइएगा कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का वर्णन है, तो आंसर दीजिएगा 22, 13, 18 या 15, फटाफट दीजिएगा। चलिए बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है, यहाँ पर उत्तर ए ठीक हो जाएगा। कुल 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है, ठीक है ना, बिल्कुल सही।
8वीं अनुसूची में मैंने अभी अनुसूचियों का वीडियो बनाया हुआ था, वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा जिन्होंने नहीं देखा है। अनुसूचियों का वीडियो एक मिल जाएगा, ठीक है, जा करके आप उसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। अगला देखिएगा और आखिरी क्वेश्चन रहेगा आज का कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति पूछ रहा है राज्यसभा का सभापति, लोकसभा का अध्यक्ष या राष्ट्रपति या कोई नहीं, बताइएगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति पूछ रहा है। बिल्कुल सही, बहुत ही अच्छा, ठीक है ना, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर राष्ट्रपति जो है, प्रेसिडेंट आपके प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, ठीक है ना। प्रधानमंत्री की नियुक्ति क्यों करते हैं? क्योंकि राष्ट्रपति की सहायता के लिए जो संविधान में दिया है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक जो है क्या मंत्रिपरिषद बनाई जाती है, ठीक है ना, मंत्रिपरिषद बनाई जाती है। नाम यही दिया हुआ है कि मंत्रिपरिषद बनाई जाती है जिसका एक अध्यक्ष होता है जिसको प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, ठीक है ना। उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ताकि ये मंत्रिपरिषद जो है किसकी सहायता कर सके? राष्ट्रपति की, ठीक। यहाँ पर इसलिए ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे आज के कुछ अच्छे से प्रश्न और आशा करते हैं कि आप लोगों को भी अच्छे लगे होंगे। एक बार फटाफट आप लोग स्कोर जो है नीचे आप लोग लिख दीजिएगा, सभी लोग स्कोर लिखिएगा। और कल के टेस्ट के लिए सभी लोग जो है तैयार रहेंगे, ठीक। टेस्ट कल ही होगा, चाहे 2 बजे हो, मतलब मुझे अधिकतम से पता है कि शायद 2 बजे तक हो जाएगा दोपहर में। अगर नहीं होता है तो शाम तक भी टेस्ट हो सकता है, लेकिन हो जाएगा। नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी सुबह तक, जैसा भी होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ठीक है। 2 से 4 बजे तक के बीच में आपका टेस्ट होगा ही होगा, ठीक। तो आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ आपसे। शुभ रात्रि, जय हिंद।